नमस्ते और इनोवेशन में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट लिन प्लोचमायर हूं और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हमारी मुख्य खबरें। अब ये दुनिया में पहली बार हुआ है। इजरायली वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वायग्रा में मौजूद एक सक्रिय तत्व कैंसर के फैलाव को रोक सकता है। हम शोधकर्ताओं में से एक से बात करेंगे। और अब इजराइल की एक 3 साल पुरानी एआई स्टार्टअप जिसकी कीमत सिर्फ $7 अरब है, बड़े सौदे की ओर बढ़ सकती है और एलॉन मस्क की स्पेसएक्स इसमें दिलचस्पी ले सकती है। और चीन, जो पहले से ही नवाचार में एक वैश्विक शक्ति है, अब अपनी तकनीकी इंडस्ट्री को भी एक पर्यटन स्थल में बदल रहा है। हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। अब हम इजरायली धरती से एक बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वायग्रा में पाया जाने वाला एक सक्रिय घटक कैंसर के फैलने को रोकने में मदद कर सकता है। सिल्डेनाफिल, जो दवा अपने ब्रांड नेम वायग्रा से ज्यादा जानी जाती है, जिसका इस्तेमाल आप जानते ही हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इसे खून के बहाव पर इसके असर के कारण कई अन्य बीमारियों के लिए भी जांचा गया है। अब पहली बार दुनिया में इजरायली शोधकर्ताओं ने इस दवा के लिए एक पूरी तरह से अलग संभावित उपयोग खोजा है, यानी कैंसर कोशिकाओं को शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकना। तो और जानकारी के लिए मुझे डॉक्टर सामा हायक का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जिन्हें मशहूर अभिनेत्री सलमा हायक से भ्रमित ना करें, बिल्कुल, लेकिन अहमियत में उतनी ही बड़ी हस्ती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सामा हायक आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप इस अद्भुत खोज की प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक हैं। तो चलिए एक मुख्य खबर से शुरू करते हैं। वायग्रा कैंसर के फैलने को रोक सकता है। क्या वास्तव में यही आपकी रिसर्च ने खोजा है? सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। दूसरा, मेरे लिए यह समझाना बहुत जरूरी है कि इस अनोखी स्टडी ने 2 वैज्ञानिक दुनियाओं को जोड़ा है। पहली है कैंसर सेल्स और माउस मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हुए की गई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिससे हमारे वीजमैन इंस्टीट्यूट के मुख्य सहयोगियों को बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की जांच करने और यह टेस्ट करने का मौका मिला कि क्या पीडीईए इनहिबिशन मेटास्टेसिस को रोकता है। दूसरा हिस्सा है महामारी विज्ञान से जुड़ी रिसर्च स्टडी, जहां हमने इजराइल की क्लैरिटी हेल्थ सर्विसेज से रियल वर्ल्ड डेटा का इस्तेमाल किया, जो इजराइल की सबसे बड़ी एचएमओ है, जिससे हमें यह जांचने का मौका मिला कि क्या वायग्रा का इस्तेमाल कैंसर के मरीजों में बेहतर सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। ये दोनों डिजाइन अलग अलग लेकिन एक दूसरे को पूरक सवालों के जवाब देते हैं। अब आपके उस एक सवाल के जवाब में हमारे निष्कर्ष वाकई बहुत आशाजनक हैं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर करना जरूरी है। एक्सपेरिमेंटल हिस्से में वायग्रा ने चूहे और इंसान दोनों के कैंसर मॉडल्स में कैंसर कोशिकाओं की गति, माइग्रेशन और मेटास्टेसिस को सीमित किया। महामारी विज्ञान वाले हिस्से में, जिसकी अगुवाई मैंने की, हमने वास्तविक दुनिया के क्लिनिकल डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि जिन कैंसर मरीजों ने कैंसर के निदान से 6 महीने पहले वायग्रा का इस्तेमाल किया था, उनकी जीवित रहने की संभावना काफी बेहतर थी। और हमने यह भी पाया कि वायग्रा के इस्तेमाल का फायदा डोज के हिसाब से बढ़ता है। इसलिए प्रयोगात्मक परिणामों ने शोध मॉडल में एक एंटी मेटास्टेटिक प्रभाव को दर्शाया, जबकि मानव डेटा, जो कि महामारी विज्ञान अध्ययन है, जीवित रहने के साथ एक सुसंगत संबंध दिखाता है। साथ में वे ठोस सबूत प्रदान करते हैं, लेकिन प्रेक्षणात्मक निष्कर्ष अभी तक यह साबित नहीं करते कि वायग्रा मेटास्टेसिस को रोकता है या मरीजों में जीवित रहने में सुधार करता है। इसलिए हमें और अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स की आवश्यकता है जो इस संबंध को देखें और इसकी जांच करें। तो आपको कैसे पता चला कि कहां देखना है? आपने खास तौर पर वायग्रा पर ही क्यों ध्यान दिया? तो ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आप यहाँ ला रही हैं, क्योंकि पूरी सोच की शुरुआत प्रोफेसर ईथन रोपिन और उनके शोध समूह द्वारा किए गए एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स विश्लेषण से हुई थी। उन्होंने जीन की पहचान करने के लिए एक कंप्यूटेशनल तरीका खोजा जो कैंसर की प्रगति को रोक सकते हैं। और जिन जीनों को उन्होंने देखा, उनमें से एक था PDE5A, जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और ये मदद करता है
और ये उस एंजाइम को एनकोड करता है जिसे वायग्रा में मौजूद सक्रिय घटक रोकता है। तो फिर अगर आपका शोध वाकई में उतना ही आशाजनक है जितना आप कह रही हैं और सब कुछ टेस्ट किया जा रहा है, तो इसका भविष्य में कैंसर के इलाज पर क्या असर पड़ेगा? तो यही असल में सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमें वायाग्रा या सिल्डेनाफिल और स्टैटिन के इस्तेमाल के संबंध को देखने के लिए और अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है। हमें यह भी बताना चाहिए कि वायग्रा और स्टैटिन के संयोजन का, जैसा कि हमारे विश्लेषण में भी दिखा, और भी अधिक लाभकारी प्रभाव था। तो कैंसर मरीजों के लिए हमें ऐसे नए क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है जिनमें दोनों को शामिल किया जाए, और फिर हमें इलाज की प्रभावशीलता का आकलन करना चाहिए। और इसी को दवा का पुनः उपयोग, ड्रग रिपर्पजिंग कहा जाता है। हमें इसके लिए इन दोनों दवाओं के लिए ड्रग रिपर्पजिंग करनी होगी ताकि देखा जा सके कि क्या वे क्लिनिकल ट्रायल की मदद से कैंसर से बचे हुए लोगों या कैंसर मरीजों पर दोनों दवाओं की प्रभावशीलता देखने के लिए। खैर, ये एक अद्भुत खोज है और मैं ये जानने के लिए बेसब्र हूं कि क्या ये सचमुच वैसा ही साबित होता है जैसा हमें उम्मीद है। तो डॉक्टर समा समाहायक, आज अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब विषय बदलते हैं, क्योंकि संतरे तोड़ना कृषि के सबसे आसान कामों में से एक लग सकता है, लेकिन किसानों के लिए ये $1 अरब की समस्या है। अनुमान है कि केवल संतरे और नींबू की फसल काटने का बाजार ही सालाना लगभग $1 अरब का है और अगले दशक में इसमें लगभग $10 अरब का संभावित व्यापारिक अवसर है। अब एक इजरायली कंपनी दाव लगा रही है कि रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके सीधे पेड़ से फल की पहचान कर सकते हैं और उसे तोड़ सकते हैं। तो और जानकारी के लिए अब मेरे साथ नैनोवेल के सीईओ और संस्थापक इसाक माजोर जुड़े हैं। नमस्ते इसाक, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। इन संतरे को तोड़ना रोबोट के लिए एक बुरा सपना होना चाहिए, क्योंकि रोबोट को कैसे पता चलता है कि फल पका हुआ है और वो कहाँ है? आप ही कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, वो शिकायत नहीं करता, तो वो वही काम करता है जैसा उसे सिखाया गया है, और असल में हम उसे काम करना सिखाते हैं और सही डिज़ाइन के ज़रिए उसकी मदद करते हैं। और हम असल में कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक है एआई, बिल्कुल एआई, जो उसकी आंखें और दिमाग है, वो फल को देखता है और वो फल को वैसे ही देखता है जैसे वो प्राकृतिक रूप से दिखाई देता है। इसलिए भले ही पेड़ बहुत घना हो और उसमें गहराई तक पत्तियां हो, गहरी पत्तियां, फिर भी रोशनी अंदर जा सकती है। तो अगर रोशनी अंदर जा सकती है तो हम भी उसे देख सकते हैं। और हम फल को देखते हैं, हम फल का नक्शा बनाते हैं, हमने उसके वातावरण का नक्शा बनाया है, और हम सावधानी से योजना बनाते हैं कि उसके पास कैसे जाना है, उसे कैसे पकड़ना है और उसे कैसे काटना है। तो ये इंसानी कामगार की तुलना में कैसा है? हम वास्तव में सीधी तुलना नहीं कर सकते। हम जो तुलना करते हैं वो है प्रति किलोग्राम लागत, या अंत में आप तुड़ाई के लिए कितना भुगतान करते हैं, और हमारी कीमत लगभग 30% कम है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं। श्रमिक हमेशा तैयार नहीं होते। श्रमिकों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है, आप जानते हैं। उनकी संख्या घट रही है और उनकी कीमतें बढ़ रही है। एक रोबोट हमेशा आपके आदेश के लिए तैयार रहेगा। ये लागत के अलावा सबसे बड़ा फायदा है। यही वो चीज है जिसे किसान ढूंढ रहे हैं, यानी ऐसी चीज पर भरोसा करना और योजना बनाना जो हर दिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के अधीन नहीं होती। और क्या ये इसलिए है क्योंकि आप अब संतरे जैसे खट्टे फलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? खास तौर पर वही फल क्यों? और क्या आप चाहती हैं, या क्या आप अन्य प्रकार के फल या सब्जियों में भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही हैं? इसका जवाब है हाँ, सीधा सा। लंबा जवाब ये है कि फल और संतरे वही हैं जिन्हें हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। ये बड़े होते हैं, बहुत आसानी से दिख जाते हैं, और इंसानों के लिए इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन रोबोट्स के लिए ठीक है। तो यही वो जगह है जहां हमारा योगदान सबसे अच्छा है। यहीं से शुरुआत करना सबसे बेहतर है। और जाहिर है इसके तुरंत बाद हम सिट्रस से आगे बढ़ते हैं। सिट्रस से आगे किसी भी ऐसे फल तक जो प्रीमियम कटिंग की मांग करते हैं, जिन्हें बहुत सावधानी से काटना पड़ता है और जो जरा से नुकसान से भी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप फल को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो बेकार हो जाता है। आप जानते हैं, आपका परिणाम बेकार हो जाता है। तो ये गुठली वाले फल, एवोकाडो, आम, ये सब एक एक करके उसमें शामिल हो जाएंगे। और आपके बारे में क्या? आपको अभी अभी यूरोप से भरोसे का बड़ा समर्थन मिला है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकती हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में अगर आप देखें तो संभावना बहुत कम थी। आप जानते हैं, 1 में से 50 में 1। और मुझे लगता है कि ये हमारी तकनीक के लिए बहुत बड़ी सराहना और पहचान थी।
समुदाय के लिए हमारा महत्व, किसानों के लिए हमारा महत्व और हमारी निष्पादन क्षमता बहुत अनुभवी लोगों की है। मैं एक गंभीर उद्यमी हूँ। मैंने सेमीकंडक्टर में पूंजीगत उपकरण व्यवसाय बनाया है, वास्तव में बहुत अलग बाजार में, लेकिन फिर भी ये अनुभव इसके लिए बहुत मूल्यवान है। दुनिया भर में पूंजीगत उपकरणों की सेवा के लिए संगठन बनाने के लिए ये बहुत अद्भुत है कि आपको ये विश्वास मिला है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इसाक मजूर, सीईओ और संस्थापक नैनोविल, आज अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अब कौन है जिसने कभी बड़े शहर में अंतहीन ट्रैफिक जाम में फंसे होकर गुस्सा नहीं किया हो? नो ट्रैफिक ने दुनिया भर की नगर पालिकाओं के लिए शायद एक समाधान ढूंढ लिया है। ये स्टार्टअप ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने और इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में और जानिए। रश ओवर के दौरान शहरों की रफ्तार थम सी जाती है। ज्यादातर बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट्स अब भी बिना रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस को ध्यान में रखे ही चलती हैं। तो हम सड़क यातायात को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसका समाधान शायद स्टार्टअप नो ट्रैफिक ने ढूंढ लिया है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित पहली स्वायत्त शहरी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसका लक्ष्य ट्रैफिक जैम को खत्म करना और सड़कों को रियल टाइम में ज्यादा सुरक्षित बनाना है। हमने समझा कि पिछले 100 वर्षों में ट्रैफिक में बहुत कम बदलाव आया है और कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन हमने सोचा कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और यही वजह थी कि कई हाईटेक लोगों के साथ कंपनी बनी जिन्हें ट्रैफिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हम सबसे अग्रणी ट्रैफिक कंपनियों में से एक बन गए हैं। वो रात के 2 बजे एक ट्रैफिक लाइट पर पहुंचती है, वहाँ सिर्फ वही है, लेकिन उसे रेड लाइट मिलती है। उसे रेड लाइट क्यों मिलनी चाहिए? ठीक है, वहां कोई नहीं है, उसे ग्रीन लाइट मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। सिद्धांत सरल है लेकिन बहुत प्रभावी है। कंपनी ट्रैफिक लाइट्स पर स्मार्ट डिवाइस लगाती है जिनमें कैमरे, रडार और एआई चिप्स लगे होते हैं। कुछ मिलीसेकंड में सिस्टम चौराहे से गुजरने वाली हर चीज की पहचान कर लेता है। कारें, बसें, साइकिल सवार और पैदल यात्री, और तुरंत ट्रैफिक के बहाव के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तो हम जो करते हैं वो ये है कि हम ट्रैफिक को रियल टाइम में देखते हैं। जबकि आज ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक का बहाव सांख्यिकीय टाइमिंग योजनाओं पर आधारित होता है। हम ट्रैफिक को रियल टाइम में देखते हैं और जो ट्रैफिक फ्लो वास्तव में वहां है उसके आधार पर रियल टाइम में फैसले लेते हैं। अब हम सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि वास्तव में एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। मैं आपको अमेरिका के एक बड़े शहर में एक उदाहरण दूंगा। एक स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, मंडे नाइट फुटबॉल। जिस कॉरिडोर को हमने ऑप्टिमाइज किया वहां कोई पुलिस नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन था, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का काम, और ट्रैफिक उससे कहीं बेहतर था जितना कि अवैध पुलिस ने चलाया होता। और नगर पालिकाओं को अपनी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव भी नहीं करना पड़ता। अधिकांश शहरों में पहले से ही एक तरह की तकनीक होती है जिसे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर वे वीडियो टेक्नोलॉजी, रडार टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि थर्मल टेक्नोलॉजी और अब तो लाइडार टेक्नोलॉजी तक आगे बढ़ चुके हैं। तो अलग अलग तकनीकें हैं और ये पहले से ही लगाई जा चुकी हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम पहले से लगी हुई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम पुरानी चीजें हटा रहे हैं और नई चीजें लगा रहे हैं। आइए इसे काम करते हुए देखें। ये एक शहर है, ये वहाँ का ट्रैफिक है हमारे पहुँचने से पहले का, और फिर आप देख सकते हैं 2 हफ्ते बाद वही दिन, वही समय, हफ्ते का वही दिन, ट्रैफिक को देखिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी कतार बस गायब हो गई। हाँ। ठीक है, और वैसे इस तरफ उस तरफ से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, ये तो साफ है। ठीक है, तो यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है और सब कुछ आसानी से चल रहा है। एक और चीज जो आप यहाँ इस तरफ देखेंगे, बाएं मोड़ को देखिए। ठीक है, क्योंकि हम असल में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, हम उनके लिए उस बाएं मोड़ वाली लेन को खाली कर देंगे ताकि उन्हें उन तरह की समस्याएं ना हो। ठीक है, तो ये उसी ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और नतीजे खुद ही सब कुछ बयां करते हैं। हमने देखा है कि जिन शहरों में हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हमने कई मामलों में ट्रैफिक जैम को 30 से 50% तक कम किया है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि हमने दिखाया है कि हर एक डॉलर जो नो ट्रैफिक टेक्नोलॉजी पर खर्च होता है, शहर को आर्थिक रूप से 75 से 200 डॉलर तक का फायदा होता है। ये मेयरों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वे देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम में कमी से कितना फायदा हो रहा है, नागरिकों की कितनी बचत हो रही है, उत्सर्जन में भी कमी आ रही है, जाहिर है, और सुरक्षा में भी सुधार होता है। अगर दुर्घटनाएं कम होती हैं और रेड लाइट तोड़ने की घटनाएं कम होती हैं तो कम लोग घायल होते हैं। कंपनी भी पूरी तरह से भविष्य पर केंद्रित है। हम देखते हैं कि ट्रैफिक लगातार बदल रहा है।
ठीक है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। आप हर तरह के स्वायत्त वाहन देखते हैं, वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वे आपस में बहुत अच्छी तरह से संवाद कर सकते हैं, लेकिन किसी को ऊपर से नजर रखने की जरूरत होती है। वैसे हर चौराहे पर जहां हम अपनी तकनीक लगाते हैं, वहां हमने भविष्य के लिए एक खास एंटीना भी लगाया है। हम आगे की उन सभी चीजों का इंतजार कर रहे हैं जहां गाड़ियां खुद चलेंगी और ऐसी तमाम बातें होंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अभी तक ट्रैफिक को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, लेकिन शायद इसने ट्रैफिक पर हमेशा के लिए लगाम लगा दी हो। इजराइल का सेकंड हैंड फैशन बाजार बढ़ रहा है, लेकिन पुराने कपड़े खरीदना और बेचना अब भी अनगिनत संदेश भेजने पाने पड़ सकते हैं। मोलभाव करना और परेशान करने वाली मुलाकातें भी शामिल है। अब इजरायली स्टार्टअप लूप्ट चाहती है कि पहले इस्तेमाल किए गए कपड़ों की खरीद बिक्री उतनी ही आसान हो जाए जितनी कि कुछ नया ऑर्डर करना। इसके लिए उन्होंने एक खास मार्केट प्लेस बनाया है जिसमें पेमेंट और शिपिंग की सुविधा भी शामिल है। तो और जानकारी के लिए अब मेरे साथ स्टूडियो में साशा इग्नासिया जुड़ी हुई हैं। आप लूप्ट की संस्थापक हैं। आज मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद निमंत्रण के लिए। ठीक है साशा, कृपया, हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, कृपया बताइए आपका स्टार्टअप किस बारे में है। ठीक है, लूप के बारे में कहूँ तो जब मैं फ्रांस में था तब मुझे विंटेड पे अपने कपड़े बेचना बहुत पसंद था। और सच कहूँ तो जब मैं इजराइल आया मेरे पास बेचने के लिए बहुत सारे कपड़े थे और उसके लिए कोई समाधान नहीं था। तो लूप का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि आप अपने वो कपड़े बेचें जो आप अब इस्तेमाल नहीं करते। तो लूप बहुत आसान है। आप अपने कपड़ों की एक फोटो लेते हैं, आप कुछ जानकारी डालते हैं और वो ऐप में आ जाता है और उसके बाद कोई उसे खरीद लेता है। और आपके पास दो विकल्प होते हैं, आप बस बेच सकते हैं, आप बस उन्हें एक लॉकर में भेज सकते हैं। तो कोई ऐप में खरीदता है, आप उसे एक लॉकर में डाल देते हैं और कोई उसे अपने घर के सबसे नजदीकी लॉकर से ले सकता है। या आप पिकअप का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कोई आपके पास आकर उसे ले जाएगा। तो आपको अपने घर से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, लूप में हमारे पास एक सोशल फीचर भी है जहां आप उदाहरण के लिए अपना अवतार जोड़ सकते हैं, अपनी फोटो जोड़ सकते हैं, लोगों को फॉलो कर सकते हैं, दोस्त जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सच में एक ऐसी ऐप है जिसमें आप अपने कपड़े बेच सकते हैं और लोगों के साथ बातचीत का आनंद ले सकते हैं और मजे कर सकते हैं। तो फिर ये उदाहरण के लिए विंटेज से कैसे तुलना करता है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं, लेकिन आप कहती हैं कि आपके पास विंटेज से बेहतर कुछ है। हाँ, सबसे पहली बात, इजराइल में विंटेड है ही नहीं, तो हम वहां बाजार की उस खाली जगह को भर रहे हैं जहां पहले कोई नहीं था। तो लूप का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ कपड़े बेचने का नहीं है जैसा कि मैंने कहा, बल्कि इसमें दोस्त जोड़ना, लोगों को फॉलो करना भी है। और उदाहरण के लिए कल जब लूप पर इन्फ्लुएंसर होंगे जो अब हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, आप बस उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनके अपने कपड़े खरीद सकते हैं जो वे अब खुद नहीं पहनते, और क्योंकि आपको उनका स्टाइल पसंद है। तो यही लूप्ड का कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि हमारे पास ये सोशल पार्ट है जो विंटेड के पास नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, वे इजराइल में नहीं है, तो हम बस वही हैं जहां वे नहीं हैं। और क्या आपको लगता है कि इजराइल में इसके लिए बड़ा मार्केट है? हाँ, बहुत बड़ा। तेल अवीव में 100 से भी ज्यादा जगहें, माफ कीजिए, 100 जगहें हैं जहां सेकंड हैंड चीजें बिकती हैं, जैसे विंटेज शॉप्स। तो इसके लिए बड़ा मार्केट है, लेकिन ज्यादातर समय आपको बिल्कुल वही चीज ढूंढना मुश्किल होता है जो आपको चाहिए, क्योंकि सेकंड हैंड बहुत ही खास मार्केट है। जब आप सेकंड हैंड दुकानों में जाते हैं तो आपको बिल्कुल वही चीज ढूंढनी पड़ती है जो आपको पसंद हो, सही साइज में, आपके सही स्टाइल में। और ज्यादातर समय ऐसा होता है कि अगर कोई कपड़ा आपको पसंद आ भी जाए तो वो सही साइज में नहीं मिलेगा, उदाहरण के लिए। तो यही वो चीज है जिसे लूप्ड हल करता है, क्योंकि जब आप लूप्ड पर होते हैं तो आप बस ब्राउज कर सकते हैं और बिल्कुल वही कपड़े ढूंढ सकते हैं जो आप चाहते हैं, और आपके पास हजारों कपड़ों का विकल्प होता है। जबकि जब आप किसी छोटे मार्केट या छोटी दुकान में होते हैं तो ज्यादातर चीजें आपके पास नहीं होती। और क्या आपको लगता है, क्या आपकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सपने हैं अगर इजराइल आपके लिए बहुत छोटा पड़ जाए? हाँ बिल्कुल, हम पहले से ही कुछ मार्केट से बात कर रहे हैं। मैं अभी उनके बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है इसके लिए अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन हमारे पास जरूर ऐसे प्लान्स हैं। लेकिन बात यह है कि मुझे सच में लगता है कि इजराइल पहले से ही एक बड़ा मार्केट है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यश टाइम, उदाहरण के लिए, इजराइल में अब $1 बिलियन की कंपनी है। तो इजराइल में एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ बहुत बड़े मौके हैं। तो अभी हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम अभी से बाहर जाएं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम इजराइल के अंदर, देश के अंदर ही लूप्ड को विकसित करें, और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें इंटरनेशनल जाना है, जो मैं जरूर चाहूंगा। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साशा इग्नासिया, लूप के संस्थापक, आज अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगभग 3 साल पुरानी एक इजरायली एआई स्टार्टअप $100 अरब के एग्जिट के कगार पर हो सकती है, और एलॉन मस्क की स्पेसएक्स उन कंपनियों में शामिल हो सकती है जो इसे खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। डेस्कार्टेस, जो रियल टाइम एआई जनरेटेड वीडियो में विशेषज्ञता रखती है, कथित तौर पर $7 अरब तक के सौदे के करीब है। नताशा कर्चक रिपोर्ट करती है। एलॉन मस्क कथित तौर पर एक इजरायली स्टार्टअप को खरीदने की बातचीत में है, जो मुश्किल से 3 साल पुराना है। सोचिए, करीब $7 अरब। और अगर ये डील हो जाती है, ये इजराइल की एआई इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पल हो सकता है। इस कंपनी का नाम डेस्कार्टेस है, और जो ये बना रही है वो काफी अनोखा है। ये ऐसी एआई मॉडल्स विकसित करती है जो रियल टाइम में वीडियो जनरेट कर सकती हैं।
इसका मतलब है कि AI वीडियो बनाती है और आपको उसके रेंडर होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। डेस्कार्टेस की टेक्निक वीडियो को लगभग तुरंत बना सकती है और जैसे ही आप उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं वो तुरंत प्रतिक्रिया भी दे सकती है। इसकी टेक्निक तो पूरे इंटरैक्टिव वर्ल्ड्स भी जनरेट कर सकती है और शायद यही बात एलॉन मस्क को पसंद आई, क्योंकि अरबपति एलॉन मस्क 2024 से ही डेस्कार्टेस को फॉलो कर रहे हैं, जब कंपनी ने ओएसिस लॉन्च किया था, जो असल में एक वीडियो गेम है जिसे AI की मदद से रियल टाइम में गेम वर्ल्ड जनरेट किया जाता है। तब से मस्क और डेस्कार्टेस के CEO, जिनका नाम डीन लाइटर्सडॉर्फ है, बताया जाता है कि वे नियमित संपर्क में रहे हैं। लेकिन डेस्कार्टेस की सबसे बड़ी खासियत असल में गेमिंग नहीं है। कंपनी का कहना है कि उसकी तकनीक प्रतिस्पर्धी मॉडलों की तुलना में काफी कम कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके AI वीडियो जनरेट कर सकती है, और ये AI की दुनिया में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वीडियो जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। और हैरानी की बात यह है कि कंप्यूटिंग पावर बहुत महंगी होती है। अब डेस्कार्टेस एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए जाने के लिए उन्नत बातचीत में है, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। कंपनी असल में एनवीडिया के साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये बातचीत सौदे के करीब पहुंची, एक और टेक्नोलॉजी दिग्गज ने कथित तौर पर इससे भी बड़ी पेशकश कर दी और डेस्कार्टेस के संस्थापकों ने नए बोलीदाता के साथ जाने का फैसला किया। तो वो कौन है? खैर, कई सूत्रों का मानना है कि एलॉन मस्क की स्पेसएक्स इस पेशकश के पीछे हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि डेस्कार्टे की स्थापना सिर्फ सितंबर 2023 में हुई थी। इसमें करीब 100 कर्मचारी हैं और सिर्फ 3 महीने पहले इसने $4 बिलियन के मूल्यांकन पर $300 मिलियन जुटाए थे और अब इसे लगभग 2 गुने दाम पर बेचा जा सकता है। तो निवेशकों के लिए यह जाहिर तौर पर एक जबरदस्त मुनाफा है। और अगर स्पेसएक्स खरीदार है तो इसका इजराइल के लिए एक और बड़ा असर हो सकता है। स्पेसएक्स डेस्कार्ट को अपना आधार बनाकर तेल अवीव में अपना पहला R&D सेंटर स्थापित कर सकती है। वहां से नताशा किर्चिक। अब चीन निश्चित रूप से केवल घूमने की जगह नहीं रह गया है। इस गर्मी पर्यटक भविष्य का अनुभव लेने के लिए देश में आ रहे हैं, जहां रोबोट्स, ड्रोन शो, AI जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं और हाई स्पीड ट्रेनें भी हैं। तकनीक सिर्फ यात्रा का हिस्सा नहीं है, बल्कि अब वही मंजिल बनती जा रही है। एमिली फ्रांसिस की ये रिपोर्ट है। चाइना मैक्सिंग ये ऑनलाइन नया ट्रेंड बन गया है, जो पहले के वायरल ट्रैवल ट्रेंड्स जैसे चाइना ट्रैवल और चाइना कूल के बाद आया है। जैसे जैसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक चीन को आम पर्यटन स्थलों से आगे जाकर अनुभव करना चाहते हैं, तकनीक भी अब यात्रा की योजना का अहम हिस्सा बनती जा रही है। बीजिंग में एक रोबोटिक्स प्रदर्शनी में पर्यटक ह्यूमनॉइड रोबोट्स के करीब जाकर देख सकते हैं कि वे कैसे कॉफी बनाते हैं, पैनकेक पलटते हैं, डांस करते हैं और यहाँ तक कि चीनी सुलेख भी लिखते हैं। तो मुझे ये बहुत मज़ेदार लगता है। मुझे लगता है कि ये कमाल की बात है कि चीन ने इतनी अद्भुत तकनीक विकसित की है। मेक्सिको में हमारे यहाँ इतने सारे रोबोट्स नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि इसने मेरी सोच बदल दी है कि तकनीक भविष्य में दुनिया को कैसे बदल सकती है। और कुछ पर्यटक उस अनुभव को एक कदम आगे ले जा रहे हैं, फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं ताकि देख सके कि तकनीक वास्तव में कैसे बनाई जाती है। बीजिंग में शाओमी की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री में सैकड़ों रोबोट्स उत्पादन लाइन पर सटीक काम करते हैं। वे बहुत सी दिलचस्प चीज़ें देख सकते हैं जो शायद वे अपने देश में नहीं देख पाते, खासकर तकनीकी जटिलता के मामले में, और सबसे बढ़कर बस उसका पैमाना। मुझे लगता है कि पैमाना और उन्नति का स्तर वाकई चौंका देने वाला होगा। लेकिन हाईटेक अनुभव सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर तक ही सीमित नहीं है। पर्यटक शहरों के बीच हाई स्पीड ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, दर्शनीय स्थलों पर AI बहुभाषी गाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और शेंजन में विशाल ड्रोन लाइट शो देख रहे हैं। ऐसी सुविधाजनक चीजें जो चीन को बहुत कूल बनाती हैं और चीन में यात्रा करना भी बहुत कूल बनाती हैं। इसी के साथ पर्यटक और भी ज्यादा भागीदारी वाले सांस्कृतिक अनुभवों की तलाश कर रहे हैं, जैसे हिनान में चाय की पत्तियां तोड़ना, चीन के ऐतिहासिक शहरों की खोज करना और उसके नवीनतम टेक उत्पादों की खरीदारी करना। और आंकड़े बताते हैं कि ये रुचि वास्तविक यात्राओं में बदल रही है, क्योंकि इस साल की पहली छमाही में चीन ने लगभग 2.3 करोड़ विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 20% से भी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा खर्च भी बढ़ा है, जिसमें जून से साल दर साल 72.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीन की वीजा मुक्त नीतियों के कारण वहां जाना और भी आसान हो गया है। यात्रा एजेंसियों का कहना है कि पर्यटक अब अपनी यात्राओं में सीधे तकनीक को शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें रोबोट कंपनियां, ड्रोन निर्माता शामिल हैं, स्वचालित ड्राइविंग अनुभव और यहाँ तक कि ग्रेट वॉल पर ड्रोन डिलीवरी भी। ये पर्यटन का एक नया रूप है, जहाँ खुद गंतव्य ही तकनीक का प्रदर्शन स्थल बन गया है।
चीन क्या जगह है? अब क्या ये कोई पक्षी है? क्या ये कोई विमान है? नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं है। ये एक रोबोट है जो हवा में उड़ सकता है और पानी के नीचे तैर सकता है। MIT द्वारा डिजाइन किया गया ये रोबोट पेट्रेल्स और पफिन्स जैसे गोताखोर पक्षियों से प्रेरित है, जो अपने पंखों का इस्तेमाल हवा और पानी दोनों में चलने के लिए करते हैं। इसकी कीमत सिर्फ $300 है। ये 13 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से उड़ सकता है और लगभग 2.2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ये रोबोट निर्धारित रास्तों पर अपने आप उड़ सकता है, फिर पानी के नीचे जाकर वन्य जीवों की निगरानी कर सकता है या जहरीले शैवाल के फैलाव, ज्वालामुखी झीलों से नमूने एकत्र कर सकता है, या यहां तक कि हिमखंडों के पास के इलाकों में भी। और शुरुआती सफलता के बाद अब लैब इन रोबोट्स को और विकसित करने के लिए फंडिंग की तलाश कर रही है। और आज के लिए हमारे पास बस इतना ही समय है। मैं आपकी होस्ट लिंथ लाउचमायर हूं। शो 2 हफ्ते की गर्मी की छुट्टी पर जा रहा है, तो सितंबर में आपका फिर से स्वागत करके मुझे खुशी होगी। जहां भी आप हैं, गर्मी के इन आखिरी पलों का आनंद लें। फिलहाल देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ i24 न्यूज पर फिर से मिलूंगी।